सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग। तो आज का हमारा जो सेशन है MPS 001 जो कि MA का पॉलिटिकल साइंस का कोड है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का कोड है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा ये सेशन था, हम इसमें बुक के पूरे चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हाँ कौन से चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में 16 चैप्टर तक कवर कर लिया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो का। आप वहाँ से जाके अपने प्रीवियस सेशन को कवर कर सकते हैं कि फर्स्ट से लेके 16 चैप्टर के बीच आपने क्या क्या कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वो सारी बातें आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 17, जिसे हम स्वतंत्रतावाद यानी कि लिबर्टेनिज्म के रूप में देखेंगे कि स्वतंत्रतावाद क्या मतलब होता है। तो पहली बात तो है कि स्वतंत्रता का हम इसे मतलब जानेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी होना, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति पर कोई भी तरीके का पाबंदी ना हो, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे कहीं पे भी आने जाने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है, वो अपने स्वतंत्रता के अधिकारों के रूप में अपने जीवन को निर्वहन कर रहा हो, ठीक है। अब वाद की बात की तो विचारधारा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि स्वतंत्रतावाद के रूप में जो है अलग अलग विचारकों का क्या मत था, अलग अलग विचारकों ने क्या क्या बातें रखी थी, तर्क वितर्क के संगत उन्होंने स्वतंत्रता को लेकर अपने अधिकार होने चाहिए ये बात भी रखी थी। ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर आपके प्रॉपर वे में 17 में कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारा जो है आपका थ्योरी ऑफ लिबर्टिज्म के रूप में भी देखेंगे कि थ्योरी ऑफ लिबर्टिज्म यानी कि स्वतंत्रतावाद का सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रतावाद का सिद्धांत किस रूप में कार्य करता है, तथा वो उसका जो है बोल सकते हो मुख्य व्यवस्था क्या है, उसका मोटिव क्या है स्वतंत्रतावाद का, और वो अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ किस तरीके से वो अपने कार्य को करने में सक्षम हो पाता है, या फिर लोगों को कैसे अलग अलग जो है स्वतंत्रता प्रदान करके लोगों को जीने में सक्षमता और बोल सकते हो कि आसान करने में सहमत हो पाता है। तो ये आपका स्वतंत्रतावाद के रूप में आपका देखने को मिलता है, जो कि चैप्टर नंबर 17 था। क्लियर। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 18 है, तो मार्क्सवाद प्रथम और मार्क्स लेनिन और माओ। अब इसमें देखेंगे कि मार्क्स हमारा जो बोल सकते हैं 18 चैप्टर है, मार्क्स, लेनिन और एंड माओ। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कार्ल मार्क्स जो एक विद्वान थे उनकी विचारधारा देखने को मिलेगी, और लेनिन थे जो थे उनका भी विचारधारा देखने को मिलेगा। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो ये आपके 5 मई 1818 में ट्राइन यानी कि जर्मन में मार्क्सवाद के विचारधारा के रूप में जो है विश्वविद्यालय से यहाँ पे बर्लिन में विश्वविद्यालय का अध्ययन करते हुए अपने आप में आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। तो इन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा हम इसमें कवर करेंगे। मार्क्सवाद की विचारधारा क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाया था, और मार्क्सवाद ने अलगाववाद को किस तरीके से हमारे सामने प्रकट किया, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में यहाँ पर वर्ग विभाजन भी कैसे किए गए। तो ये आपका मार्क्सवाद के रूप में थे, ठीक है। उसके बाद हम वी आई लेनिन के जो देखा जाए तो इनका जो जन्म है आपका सिम्बिरक्स के रूप में हुआ था, और इनका जन्म है 1870 में माना जाता है, ठीक है। तो लेनिन जो है मार्क्सवाद की विचारधारा में किस तरीके से समाज की धारणा को आगे रखते हुए आगे बढ़े, और उनकी विचारधारा के माध्यम से जो है समाज और स्वतंत्रता तक का क्या महत्व रहा है, साम्राज्यवाद और बोल सकते हो समाजवाद की व्यवस्था और जंजीर में दुर्बलता कड़ी के रूप में भी यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और समाज की इसी धारणा को हमारे देख सकते हैं कि इम्पैक्ट जो बना है, जो व्यू जो बना है इस चीज़ के अकॉर्डिंग, जो वीकनेस्ट लिंक ऑफ द चेन का जो स्वरूप है, जंजीर की दुर्बलतल कड़ी की देखने को मिल रही है, ये बातें यहाँ पे लेनिन के द्वारा रखी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है माओ जेडोंग 1893 में इनका जन्म देखने को मिलता है। माओ जेडोंग का जो है इनका जन्म क्या है, 26 दिसंबर 1893 में हुनान के प्रांत में इनका जो जन्म है देखने को मिला है। और इनके जन्म से इसके बाद इन्होंने अपने आप को एक राजनीति विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया, और यहाँ पर इन्होंने जो क्रांति करी, जैसे विरोधाभास की अवस्था में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने
तमाम जो भी बुद्धि थी उन्होंने समाज की राजनीति व्यवस्था को समझने और तथा उसको परिभाषित करने में लगा दिया था। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 18 जो कि कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 19 जो कि मार्क्सवाद, लुकास्य, ग्रामसी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये आपका बोल सकते हो देखने को मिलता है। जो आपका बोल सकते हैं कि ग्रामसी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुकास्य, ये आपका देखने को मिला है। तो भाई इनका जो विचार था मार्क्सवाद के रूप में कैसा रहा है? मार्क्सवाद के रूप में इन्होंने जॉर्ज लुकासे जो थे, इनका जन्म कब हुआ उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद भौतिक व्यवस्था के रूप में जॉर्ज वा जो आपके देखने को मिले, उन्होंने किस तरीके से समाज के तर्क वितर्क के रूप में इन्होंने रिजेक्शन झेले, कैसे यहाँ पे आपके भौतिक व्यवस्था में यानी कि डायलॉजिस्टिक अवस्था के रूप में इन्होंने अपने आप में हंगरी में किस तरीके से इन्होंने बोल सकते हैं कि अपनी पकड़ बनाई और वहाँ पे राजनीति विशेषज्ञों के माध्यम से अपने आप को चलाने का कोशिश किया। इसके बाद लेनिन के अग्रहणी धारणा को इन्होंने कैसे प्रतियाग कर दिया। प्रतियाग का मतलब कि भाई त्याग दिया, उनकी बातों को काट दिया। उसके बाद ग्रामसी जो था, यानी कि ग्रामसी अलग विचारक थे जो कि आपके सार्डिना के एक बोल सकते हैं निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ। निर्धन का मतलब होता है जिसके पास धन नहीं होता, निर्धन। ठीक है, यानी कि गरीब लोग। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बातों के साथ साथ जो है शारीरिक व्यवस्था के रूप में इनकी जो बुद्धि थी, शिक्षा के रूप में इन्होंने अपने बोल सकते हैं कि देखो भाई जिनके पास गरीब होते हैं ना वो मजदूरी करते हैं, सिंपल सा लगता है। तो शारीरिक व्यवस्था के अनुसार उनकी जो बोल सकते हो मजदूरी थी, जो मजबूरी थी, उस मजबूरी को इन्होंने अपने शिक्षा के रूप में हथियार बनाते हुए अपने जीवन का परित्याग करते हुए इन्होंने अपने जीवन को समझने और बोल सकते हो बेहतर तरीके से इंसान बनने की कोशिश करने में लगा दिया। उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल, फ्रैंकफर्ट, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो सामाजिक दर्शन था वो समाज को कैसे आगे बढ़ा रहा था। सामाजिक दर्शन के रूप में फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है कैसे देश की व्यवस्था को चलाने का काम करने का प्रयास कर रहा था, कैसे कैसे लोग इस स्कूल से पास आउट होकर अपना जीवन में विकास और तथा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये आपका चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 20 है। तो चैप्टर नंबर 20 का क्या है? समाजवाद। समाजवाद का मतलब सोशलिज्म बोलते हैं, यानी कि समाज के लिए सोचना, समाज के बारे में फिक्र करना, समाज के लोगों के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहना। ठीक है, और उसके बाद सामाजिक प्रगति के रूप में आगे बढ़ाना, समाज को पूंजीवाद की तरफ लेके जाना ताकि भाई पूंजीवाद से विकास अत्यधिक हो जाए। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। समाजवाद का आरंभिक रूप क्या रहा है? समाजवाद का आरंभिक रूप में समाज को सुधारने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे थे। छोटे से लेके बड़े तक जो है यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा था। ठीक है, समाजवाद को बढ़ाते समय ये देखा गया कि जो भी बोल सकते हो कि गलत तरीके की भावना थी, गलत तरीके की सोच थे, छुआछूत इत्यादि जो भी है, इन सब को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। समाज में जो चल रहे मतभेद था उसको भाई ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद की आलोचना के रूप में जो है मार्क्सवाद कैसे समाजवाद को अब आलोचित कर रहा था या फिर उसका विरोध कर रहा था, ये सारी बातें जो है हम इसमें कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है मार्क्सवाद में हम ये भी कवर करने वाले हैं, समाजवाद में हम ये भी कवर करने वाले कि समाज की लोगों ने जो अपनी धारणा रखी है वो किस तरीके से समाज को बेहतर बनाने तथा समाज को विकसित बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 20 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 21 रूढ़िवाद। रूढ़िवाद जिसे कंजर्वेटिज्म के रूप में जाना जाता है। तो देखो रूढ़िवादी वो विचारधारा थी जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर रूढ़ी सोच धारा थी। ठीक है, यहाँ पर लोगों को क्या था भाई, सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ तो लोगों का जो धारणा थी कि जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब, स्त्रियों को सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, या फिर जाति पात, या फिर बलि देने की प्रथा जो थी, ये सब क्या था? रूढ़िवाद था। ठीक है, तो इस रूप में जो है हम यहाँ पे रूढ़िवाद का सोच देखेंगे। रूढ़िवाद के कारण जो है यहाँ पर कैसे समाज को बोल सकते हो परित्याग किया गया, समाज को कैसे यहाँ पर मतलब
राजनीतिक पार्टियां जैसे कैसे राज करने की कोशिश कर रही थी, रूढ़िवादी सोच धारा से फूट डालो और राज करो वाली नीति। ठीक है, रूढ़िवादी के कारण जो है इतिहास के परंपरा व्यवस्था कैसे खत्म होने लगे, रूढ़िवादी के कारण क्या है मानवीय व्यवस्था कैसे खतरे में पड़ रहा था, जैविक समाज और स्वतंत्रता और असमानता कैसे खत्म हो रहा था। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे। तथा इसके साथ साथ सत्ता और शक्ति कैसे एक दूसरे से विपक्ष हो रही थी। ठीक है, धर्म और नैतिकता की जो चीजें थी वो रूढ़िवाद के रूप में कैसे खत्म होने का प्रयास कर रहा था। तो इसी अवस्था के रूप में हम चैप्टर नंबर 21 में यही कवर करने वाले हैं कि पूर्ण रूप से रूढ़िवादी के कारण क्या है, समाज का जो नजरिया था, समाज का जो बोल सकते तरीका था, वो पूर्ण रूप से खतरे में आ रहा था। क्योंकि रूढ़िवादी क्या कर रहा था, समाज को अलग करने का प्रयास कर रहा था। ऊंच नीच गरीब ये सब छोटी सोच के लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेहतर के रूप में ना देखकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ रहा था हमारा समाज। क्यों? क्योंकि समाज को ये अलग अलग सोच से, चाहे छोटी सोच हो गया जैसे जाति पात पुनर्विवाह, धर्म अधर्म, ऊंच नीच, या फिर आपके बोल सकते हो बलि देना, जो आडंबर चल रहे थे, जो आपके बोल सकते हो अंधविश्वास के रूप में बालिकाओं की बलि दी जाती थी ताकि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। तो ये सारी रूढ़िवादी जो सोच व्यवस्था था, समाज को कैसे समाज में बोल सकते हो दरार पैदा करने का काम कर रहा था। तो ये चैप्टर नंबर 21 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर आ जाता है 22 आपका कट्टरतावाद यानी कि फाउंटेन मैनिज्म। देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि हम ये देखेंगे कट्टरतावाद का मतलब क्या होता है। कट्टरतावाद क्या मतलब, धर्म जाति के ऊपर ना कट्टर हो जाना कि हाँ मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म जो है सर्वोपरि है, मेरे धर्म के बारे में ही बस विकास किया जाए, मेरे धर्म का ही प्रचार किया जाए। तो ये जो था ना, ये कट्टरतावाद यानी कि अपने ईश्वर के प्रति ना हमेशा बोलना कि हाँ मेरा ही ईश्वर बेहतर है, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह ताला जो है बेहतर है, मेरा भगवान बेहतर है, मेरा ईसा मसीह बेहतर है, मेरा ईसा धर्म बेहतर है, या फिर अलग अलग बोल सकते हो मेरा से बोल सकते हैं पंजाबी धर्म बेहतर है, या फिर जितने भी हैं आपके धर्म, ये सभी अपने आप में बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों के रूप में लड़ने को बांटने का काम कर रहे थे। तो ये कट्टरतावाद जो था पूर्ण रूप से हमारे समाज को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहा था। और कट्टरतावाद एक तुलना के रूप में जो है समाज को जाति पात के रूप में खत्म करके और उसमें अपना अस्तित्व स्थापित करने का रूप में जो है अपने धर्म को प्रचार करना ही एकमात्र इनका लक्ष्य था। तो ये चैप्टर नंबर 22 में कवर करेंगे हम। और उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 23 राष्ट्रवाद, जिसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब होता है कि सभी प्रकार के, सभी जाति धर्म, सभी लोग ऊंच हो चाहे गरीब हो, चाहे नीच हो, चाहे छुआछूत, चाहे जो भी हो, इन सब को हम भूल कर सभी के प्रति एक तरीके का न्याय करना, एक तरीके का कानून का निर्माण करना, एक तरीके की भावना रखना, सभी के प्रति एक जैसा सोचना, ये आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। अब राष्ट्रवाद की पहचान के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रवाद की पहचान जिसके तहत हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूप से समाज को एकजुटता में, एक व्यवस्था में, एक बोल सकते हो कि एक पहिए के रूप में, या फिर बोल सकते हैं कि एक व्यवस्था के साथ साथ चलने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जैसे कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलते हैं। तो राष्ट्रवाद के रूप में एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हम सभी मनुष्य को एक जैसा न्याय, सभी मनुष्य के बारे में एक जैसा कानून, और तथा सभी के लिए एक जैसा भूमिका, एक जैसा नजरिया रखने की प्रक्रिया को ही राष्ट्रवाद के रूप में देखा गया। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और राष्ट्रवाद की स्थापना यूरोप में कैसे हुआ, इस तरीके की बातों को, और अमेरिका में राष्ट्रवाद के उपनिवेशिक व्यवस्था कैसी रहा। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 23 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 24 बहुसांस्कृतिकतावाद। तो यहाँ पे आपका मल्टीकल्चरिज्म का मतलब होता है कि एक कल्चर के रूप में ना होके बहुत से कल्चर को हम बराबर अधिकारों का संरक्षण दे। भाई एक कल्चर के बारे में ना सोचे, सभी कल्चर को हम बराबर, यानी कि सभी सांस्कृतिक व्यवस्था को हम बेहतर तरीके से एक साथ लेके आगे बढ़े।
तो ये आपका देखने को मिलता है। तो चैप्टर नंबर 24 में हम मल्टीकल्चरिज्म देखेंगे कि भाई हम अपने देश का विकास तभी कर सकते हैं जब हम अपने सभी संस्कृतियों को बराबर तरीके का दर्जा दें। अब ये नहीं कि भाई मोमडम को भाई ज़्यादा दिया जाए, भाई हिंदू को ज़्यादा दिया जाए, ऐसा नहीं। सभी कल्चर्स के धर्म यानी कि बोल सकते हैं कि संस्कृति को हम बेहतर तरीके से नज़रियों में एक तरीके का नज़रिया रखते हुए उन दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से फैसला ले, या फिर दोनों का बोल सकते हैं कि बेहतर तरीके से कार्य करे। तो ये आपका बोल सकते हो मल्टीकल्चरिज्म होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 25, जो कि हमारा है फास्तीवाद। फास्तीवाद जो है आपका चैप्टर नंबर 25 है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है फास्तीवादम। फास्तीवादम यानी कि फासिज्म जो देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी घटना घटित हुआ जहाँ पे आपका देखने को मिला। इसका अर्थ होता है फास्तीवादम का मतलब होता है अलग अलग समस्याओं का सामना करने की प्रक्रिया को हम फास्तीवादम बोलते हैं। इसमें आपके मतलब जैसे कि कोई सी भी चुनौतियां होगी, जैसे कि नक्सलवाद जैसे बढ़ रहे थे भाई, आपके राष्ट्र के प्रति जो है हीन भावना बढ़ रही थी, तो उन सभी को ख़त्म करते हुए क्या है जो है यहाँ पर हम उनका सामना करने का आगे सामना करके आगे बढ़ने के साथ उनके फेस आउट कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। तो इसी को बोला जाता है फास्तीवादम, यानी कि अलग अलग समस्याओं अलग अलग चुनौतियों से लड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना। जिसमें फास्तीवादम में वर्तमान जीवन में अलग अलग चुनौतियाँ आती है भाई, कि हाँ भाई अलग अलग चुनौतियाँ क्या हो सकती है कि सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो हमारे लाइफ में स्टूडेंट के लाइफ में चुनौती क्या है भाई, नौकरी लगे या ना लगे डर रहता है। तो ये सारा चीज़ें जो है हम चैप्टर नंबर 25 में देखेंगे कि भाई राजनीति तौर पे हमारा चुनौतियाँ क्या क्या है। तो ये आप चैप्टर नंबर 25 में कवर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 26 जो आपका नारीवाद है। ठीक है, नारीवाद यानी कि बोल सकते हैं सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए यानी कि फेमिनिज्म बोला जाता है। फेमिनिज्म की मतलब बोला जाता है फेमिनिज्म यानी कि फीमेल से बना है। ठीक है, फेमिनिज्म जो है यहाँ पे फीमेल से बना है। तो यहाँ पे क्या है नारीवाद के प्रकार देखेंगे यानी कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे। जो आपका बोल सकते हैं पहले प्रीत प्रधान जो प्रधान देश था कि भाई पहले महिला को कुछ नहीं माना जाता था, बस पुरुषों को बराबर मतलब किसी भी तरीके का अधिकार दिया जाता था। उन सभी चीज़ों को ख़त्म करते करते अब क्या हुआ कि एनिसान जैगगर जैसे विद्वानों ने अपने विचार रखे, या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग महिलाओं ने, जैसे कि आपके देख सकते महादेवी वर्मा द्वारा भी भाई महिला आंदोलन के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो नारीवाद का मतलब होता है कि नारियों के प्रति यानी कि स्त्रियों के प्रति जो है समर्पण करते हुए उनका लिए कानून निर्माण करना, उनके बारे में अब सोचना, उनके विकास के बारे में सोचना, और उनको भी कदम से कदम मिला के पुरुषों के बराबर आगे चलने की प्रक्रिया में वो अपना विकास कर सके, अपने तरीके से जीवन जी सके। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर जो है 26 में करेंगे कि चैप्टर नंबर 26 जो है महिला किस तरीके से अपना अधिकार पाने के लिए अब आंदोलन के रूप में जो है सामने आने लगी, और फिर अपना अधिकार पाते हुए अपने जीवन का निर्वहन बेहतर तरीके से कर रही है। तो ये आप चैप्टर नंबर 26 में कवर करेंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 27 गांधीवाद और शांतिवाद। गांधीवाद यानी कि गांधीनिज्म बोलेंगे, और अब बोल सकते हैं कि अब इसमें हम ये देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा जो भी है गांधीवाद का मतलब क्या है, गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग। वाद का मतलब देखो आपके बोल सकते पैसिफिज्म जो होता है, और जो आपका देखने को मिलता है कि शांतिवाद यानी कि पैसिफिज्म जो होता है, और गांधीनिज्म जो होता है कि भाई विचार का मतलब होता है विचार, यानी कि वाद कहीं पे भी लग जाए यानी कि विचार। अब गांधीवाद हो गया यानी कि गांधी के विचारों को चलने वाले लोगों को ही गांधीवाद के रूप में जाना गया। और जैसे मान लो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी क्या थे भाई, अहिंसा के मार्गों पे चलते थे, हिंसा नहीं करते थे, सदा सत्य बोलने की व्यवस्था को अपनाए रखते थे। ठीक है, तो उनके मतलब बोल सकते हो कि उनकी विचारधारा को मानने वाले ही लोग आगे जाके गांधीवाद के रूप में जाने लगे। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा जो कानून व्यवस्था बनाए गए, सत्याग्रह बोल सकते हैं कि नमक आंदोलन, तो इनको सही ठहराने वाले लोग ही गांधीवाद के रूप में जाने गए। तो ये चैप्टर नंबर 27 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 28 का, तो जन समुदायवाद तथा नागरिक स्वतंत्रतावाद। अब देखो जन समुदायवाद का मतलब होता है जन समुदाय कौन से क्षेत्र होते हैं भाई, वह लोग होते हैं जो अब जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है
और वो बहुत कम होते हैं, जिसे हम कम्युनिटिज्म बोले जाता है एंड सिविल रिपब्लिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जन समुदाय वो लोग हैं भाई जो जिनकी संख्या कम है, और वो भाई बोल सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं, अपना जीवन का निर्वाहन बोल सकते हो अलग दुनिया की तरफ से करते हैं, वो तटीय क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद जन समुदाय नागरिक है ना, जिनका विकास आधुनिक लोगों के साथ साथ नहीं देखने को मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बोल सकते हैं कि उनको मतलब अपने जीवन को निर्वाहन करने के लिए बेहतर तरीके का जो है उनके पास किसी तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ये सारे चैप्टर नंबर 28 में आप कवर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 29, भूमंडलीकृत विश्व और राजनीतिक सिद्धांत। अब देखो भूमंडलीकृत कृष्ण की बात की जाए तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ तो इसमें आप लोग देखोगे पढ़ोगे क्या की बात कर देता हूँ, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। अब देखो पॉलिटिकल थ्योरी की बात की जाए इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो जिसमें हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से लेके आज के रूप तक देख लो कि गांधी या फिर अलग अलग विचारक आए, जैसे आपके मार्क्सवाद आए, उदारवाद आया, साम्यवाद आया, रूढ़िवादी आए। तो जितने भी आपके ये धारणाएं आए तो इनका जो है राजनीति में महत्वपूर्ण पहलू है। राजनीति इस पर बोल सकते हो कि बहुत तरीके से खेली गई है हर एक चीज़ में। तो भूमंडलीकरण की व्यवस्था में राजनीति का कल्याण कैसे हुआ, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास कैसे हुआ, विश्व के साथ जो है यहाँ पे संगठन कैसे बने, और राज्य में जो है राजनीति कैसे की गई, संघवाद व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया, ये चैप्टर नंबर 29 में आप कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये आपका पूरा जो है सेशन कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हमने आज अपने पूरे इस कोड को कवर कर लिया है, जो कि आपका एमए का फर्स्ट ईयर का कोड है, ये पोल साइंस का MPS 001। ठीक है, तो हम इससे पहले जितने भी चैप्टर्स इस कोड के अकॉर्डिंग हमने कवर किया था जो पिछले सेशन में है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके अपने प्रीवियस चैप्टर को अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 से लेके 29 तक कवर किया, और बाकी प्रीवियस में हमने एक चैप्टर से लेके 16 तक कवर किया था। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। जो भी आप लोग डाउट्स हो आप कमेंट सेशन में अपने डाउट्स कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उसमें नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वो डाउट्स क्लियर कर दें। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।